थी, और उसके जीवन के एक प्रेरणादायी प्रसंग से हम अपने जीवन में भी बहुत कुछ करने की प्रगतिशील मानसिकता को बनाए रख सकते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, यानी सीवी रमन जी, रमन प्रभाव को कौन नहीं जानता। जब वो बचपन में अपने पिताजी के साथ वार्तालाप का एक अंश मुझे कहीं से पढ़ने के लिए मिला, मुझे लगा कि मेरे स्टूडेंट के साथ वो मुझे बताना चाहिए, उनसे साझा करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी जीवन में जो एक चेतना की आवश्यकता होती है, जागरूकता की आवश्यकता होती है, अपने में रही हुई सभी सही प्रतिभाओं को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, वहां हम उसका उपयोग कर सकते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन जी जब बाल्यावस्था में अपने पिताजी के साथ किसी विषय से बात कर रहे थे, क्योंकि पिताजी उनको एक विषय समझा रहे थे कि तुम्हें जो भी काम करना चाहिए वो लगातार कुशलता और एकाग्रता से साथ करना चाहिए। मगर हम सभी जानते हैं कि बाल्यावस्था एक अल्लड़पन होता है, जिसमें हम चीजों को बहुत ही भावुकता से, संजीदगी से जो समझना चाहिए वो हम नहीं समझ पाते हैं। बड़े व्यक्ति को वही विषय बहुत सटीक और समय अनुसार सही लगता है, मगर बाल्यावस्था में नहीं लगता है वो। तो ऐसा ही कुछ चंद्रशेखर जी का बाल्यावस्था का एक प्रसंग है। तो पिताजी ने उनको समझाया कि कुशाग्रता और एकाग्रता से किसी भी काम को करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक जो बिलोरी कांच रहता है, ग्लास रहता है, आप सबने भी बचपन में देखा होगा कि उसको सूर्य की किरण के सामने एक ही डायरेक्शन में, एक ही जगह पे सारी केंद्रित किरणों को किया गया, सूर्य की किरणों को किया गया, तो वहां तुरंत कुछ समय बाद आग लग गई, यानी अग्नि प्रज्वलित हो गई। और इस उदाहरण से उनके पिताजी ने उनको समझाया कि जब सूर्य की किरणें बिखरी हुई पूरे भूमंडल पर रहती है तो एक अलग प्रभाव देती है, वो जलाती नहीं है, वो अग्नि पैदा नहीं करती है, मगर जब उसी को केंद्रित स्वरूप में एक जगह ही हम उसका प्रभाव देखना चाहते हैं, तो हम उसको इस तरीके से अग्नि के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। और सीवी रमन जी ने इस एग्जाम्पल को अपने जीवन में बहुत याद रखा। उन्होंने अपनी सकारात्मक सभी चेतनाओं को केंद्रित करते हुए जीवन में जो भारत का सिर ऊंचा करने के लिए काम किया है, शोध की है, इन सब के बारे में हम सभी जानते ही हैं। तो आज चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को प्रणाम करते हुए, और ऐसे भारत के सपूत आज भी भारत की उर्वरा भूमि में पैदा हो सकते हैं और भारत का नाम रोशन कर सकते हैं, बहुत सारे कर भी रहे हैं। मगर और भी हम तमन्ना करेंगे आयुर्वेद में से भी ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स निकले जो आयुर्वेद को विश्व के सामने एक नए आयाम के साथ रखे, और उसका लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए और रोगी की रोग की चिकित्सा करने के लिए दोनों एस्पेक्ट को, यानी प्रयोजन जो आयुर्वेद के हैं उनका पूरा करने में वो अपनी सफल भागीदारी दे, ऐसी हमारी हृदय से कामना है। आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हुए मैं आज के व्याख्यान की मुख्य स्पीकर तथा आज के हमारे विशिष्ट अतिथि का जस्ट नाम से एक बार परिचय करवा देती हूँ। रिस्पेक्टेड मोनालिसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे विनय पर, निवेदन पर तुरंत ही यहाँ आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका परिचय अभी हम विशिष्ट अतिथि उसमें करवाएंगे। एक ही उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि भाई विश्व आयुर्वेद परिषद बहुत सारे लोगों से बनता है, जिसमें हम स्टूडेंट्स, टीचर्स, साथ में फार्मास्यूटिकल कंपनीज, साथ में ड्रग्स, जो हमारी औषधियां उगाने वाले फार्मर्स, उसको मैन्युफैक्चर करने वाले यूनिट्स, और साथ साथ में आयुर्वेद प्रेमी। तो आप बहुत अच्छे आयुर्वेद प्रेमी हैं, मैं और भी उसमें आपका परिचय करवा चुकी हूँ, मगर आज मैं एक सीनियर पत्रकार के नाते आपका एक और परिचय सबसे करवाती हूँ कि आप आयुर्वेद को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में भी मदद करते हैं, और आप इतना अपने जीवन में भी इसको लागू करते हैं, बहुत सारों को और भी प्रेरणा देते हैं। और हम आगे भी आपसे ऐसी ही कुछ सुविधाएं लेते रहेंगे। आपका इस मंच पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज के व्याख्यान की शुरुआत करने के लिए आज के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं डॉक्टर दीक्षा खतुरिया को आमंत्रित करती हूँ।
आपने अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में की। उसके बाद आप आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पद पर राजस्थान सरकार में कार्यरत रही और उसके पश्चात आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में कार्यरत है। आपका हार्दिक स्वागत है आज के कोऑर्डिनेटर के रूप में। ओवर टू यू डॉक्टर दीक्षा। थैंक यू सो मच मैम। आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले सबसे पहले भगवान धन्वंतरी को स्मरण करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरे वन्दितपादपद्म लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां चहव्योमवातवनिवारिवहनिं पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजं सन्तापजराजरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं नरे द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। तो आज जैसा कि महिदल मैम ने इंट्रोडक्टरी बताया कि आज हमारा अनवरत व्याख्यान माला का विश्व आयुर्वेद परिषद की अनवरत व्याख्यान माला का 272 लेक्चर है। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर शिप्रा राजौरिया मैम और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, जैसा कि मैम ने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, मोनालिसा जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम। और डेफिनेटली जैसे कि मैम ने बताया कि किसी भी आयुर्वेद के प्रोग्राम में या लेक्चर में जो सबसे एक अच्छा विशिष्ट अतिथि हो सकता है वो एक आयुर्वेद प्रेमी ही हो सकता है। तो डेफिनेटली बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा आज का विशिष्ट आतिथ्य रहेगा आपकी तरफ से। सो वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम। आज का लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले जो हमारे मैम है, स्पीकर मैम, उनका थोड़ा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे जो स्पीकर मैम है डॉक्टर शिप्रा राजौरिया मैम। मैम एट प्रेजेंट पंचकर्म वैद्य के पद पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में कार्यरत हैं। इसके अलावा मैम का मेडिकल ऑफिसर पे भी कार्यरत रही थी मैम चौधरी ब्रह्म प्रकाश में। 23 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। देन लेक्चरर, कंसल्टेंट, पंचकर्म वैद्य, इस तरीके से टोटल मैम का यूजी टीचिंग एक्सपीरियंस 7 years 1 month, पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस 2 years 6 months और टोटल 11 years का मैम का क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है। इसके अलावा मैम ने बहुत से पीयर रिव्यू जर्नल, इंटरनेशनल, नेशनल जर्नल्स में मैम के आर्टिकल पब्लिश्ड हैं। ऑलमोस्ट 4 बुक्स मैम ने एज अ ऑथर लिखी है पंचकर्म के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, सीएमईज अटेंड कर चुके हैं। कई जगह पे गेस्ट लेक्चर्स दे चुके हैं, रिसोर्स पर्सन जैसे भी रह चुके हैं। तो डेफिनेटली जो मैम का 11 years का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, आज हमें उसका भरपूर फायदा उठाने का मौका मिलेगा। और जैसा कि एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट पे आज हमारा लेक्चर है कि वेट कपिंग थेरेपी। तो एक ये पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑलवेज रहेगा कि बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं हम लोग इसके बारे में, तो कैसे ये काम करता है क्लिनिकली, हम हमारी प्रैक्टिस में इसको कैसे उतार सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें आज शिप्रा मैम से जानने को मिलेगा। सो ओवर टू यू शिप्रा मैम फॉर योर लेक्चर। थैंक यू दीक्षा जी। नमस्कार सभी को। और आई एम डॉक्टर शिप्रा राजौरिया और आज मैं मैडम को, सर को, सबको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। सो थैंक यू वेरी मच सर। और सर यहाँ पे प्रेजेंट है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों बाद मैं सर का नाम क्लिक करके देख रही हूँ। तो सर बहुत बिजी रहते हैं, तो मुझे बहुत, सर को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आज हम अपना जब ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट वेट कपिंग थेरेपी। एंड जैसे ये नाम लग रहा है वेट कपिंग थेरेपी, तो ऐसा लगता है कि हमारे आयुर्वेद का पार्ट नहीं है, मतलब समथिंग न्यू है ये चीज। बट दिस इज द सेम थिंग जो हम एक्सप्लोर करेंगे अभी। बिकॉज यहाँ पे
वेट कपिंग थेरेपी जो है वो एक्चुअली इट्स अ वेल एस्टैब्लिश और डिस्क्राइब्ड है आयुर्वेद के अंदर, क्योंकि हम लोग इस चीज को इतना मतलब इतना बहुत ध्यान ही नहीं दिया। एक तरह से देखा जाए तो इसके ऊपर इतना बड़ा आवरण सा है। सो मुझे लगा कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म के जहाँ पे हम इस चीज को हाईलाइट करें, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर 3 years। ये मैंने वेट कपिंग थेरेपी में अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करती हूँ, और आप लोग भी सब लोग इसके बारे में जानते हैं, आप लोगों ने सबने इसके बारे में पढ़ा है, बट आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली ये है क्या चीज। एंड जितने भी लोग हैं उन्होंने डेफिनेटली, अब जब ये लेक्चर खत्म होगा तो लगेगा ओ माय गॉड, ये तो हम जानते थे, ये तो हमें पता था, बट लेकिन हम इस चीज को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं एट द मोमेंट। बट एज द लेक्चर विल गो ऑन तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये वेट कपिंग थेरेपी है, हम तो इस चीज को इतना नेग्लेक्ट कर रहे थे। बिकॉज जब आप वेट कपिंग थेरेपी आप जब सुनते हो तो ये चाइनीज मेडिसिन का होगा, ये इस्लामिक मेडिसिन का पार्ट होगा, ऐसे करके हम कर देते हैं, इट इज नॉट आवर्स, है ना। लेकिन जब भी आप ये लेक्चर फिनिश होगा तो आपको समझ में आएगा कि इट इज इक्वली आवर्स, जितना इस्लामिक मेडिसिन का है, जितना चाइनीज मेडिसिन का है, उतना हमारा भी है। तो जितनी प्रेवलेंस से वो लोग इस चीज को यूज करते हैं वैसा हमको भी यूज करना चाहिए। तो दिस इज अ की मैसेज जो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबको बताना चाहती हूँ, एंड वी जस्ट वांट टू हाईलाइट इट। हीतल मैडम का मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैडम मुझे जो स्लाइड प्रेजेंटेशन है उसके अंदर मैम मुझे हेल्प आउट करेंगी। सो हीतल मैम, कैन वी जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाई वेट कपिंग थेरेपी? तो हम वेट कपिंग थेरेपी क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, अभी आप सब लोग जानते हैं कि हम बहुत गरीब देश है, वी आर डेवलपिंग नेशन, और हमारी पॉपुलेशन तो दुनिया की मान के चलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इतने सारे लोग और गरीब डेवलपिंग पॉपुलेशन, हम लोग यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में जो है जितना जो मेडिकल खर्चा वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उतना हम नहीं कर सकते। इवन द रिचेस्ट मैन जो है उसके पास भी इतना मतलब अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है कि भाई आप अपना मतलब अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो आप मेंटेन कर सके। तो हमारे लिए हमारा जो सिस्टम है उसके लिए बहुत जरूरी है ऐसी चीज जो बहुत सस्ती हो, बहुत इकोनॉमिकल हो। ठीक है, तो जैसे उसका पहली चीज है कि थेरेप्टिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे हमारा जो आयुर्वेद का क्या सिद्धांत है कि आयुर्वेद में क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि वो स्वास्थ्य की रक्षा करे, आतुर के विकार का प्रशमन करे। ठीक है, तो सेम थिंग एप्लीकेबल WCT पे भी होगी, हम इससे WCT बोलेंगे। वेट कपिंग थेरेपी इटसेल्फ जो है बहुत लंबा नाम है। सो वी विल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हम WCT ही नाम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यही दोनों मोटिव जो होते हैं वो WCT में भी होने चाहिए। ठीक है, साथ में सेफ होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, और लीस्ट इन्वेजिव। लीस्ट इन्वेजिव मतलब कि जो हार्म जो उससे कम होना चाहिए। जो इंजरी है, टिश्यू इंजरी जो होगी, जैसे कट लगता है या कुछ भी होता है, वो लीस्ट इन्वेजिव होना चाहिए, कम से कम उसमें हार्म होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मैडम प्लीज। ठीक है मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज WCT इन आयुर्वेदा? ठीक है, सो मैम जस्ट इससे पहले वाली अभी, बिकॉज व्हाट इज WCT इन, ये तो बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होगी, मतलब ना क्या है WCT इन आयुर्वेदा। तो हम आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक बेसिक चिकित्सा है। ठीक है, और चिकित्सा का हम जब पहला मेंशन होता है कि चिकित्सा कैसे की जाएगी, जो चिकित्सा की जाती है षड उपक्रम से, और ये आप सबको पता है। और षड उपक्रम कौन कौन से होते हैं? स्नेहन, आपके रुक्षण, स्तंभन, स्वेदन, व्रंगन और लंघन। एंड आप ये देखेंगे सीक्वेंस मैंने उल्टा बोला है, जैसे लंघन व्रंगन पहले आना चाहिए, बट हम लास्ट में लंघन को बोल रहे हैं क्योंकि हमको लास्ट ही चाहिए लंघन, बिकॉज लंघन इज आवर मेन फोकस। बाकी जो 5 चीजें हैं
उससे ये WCT कोई रिलेशन नहीं रखता, लंघन से रखता है। ठीक है, अब लंघन को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो लंघन जो होता है वो आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो चतुष्प्रकाशन शुद्धि की गई है और बाकी 6 जो है वो शमन कहे गए। इसी को इलाबोरेट किया है वाग्भट ने और पंचशोधन का डिस्क्रिप्शन हुआ है, एक इलाबोरेशन है, यानी कि रक्त मोक्षण को भी इसमें एडअप कर दिया गया है। ठीक है, अभी रक्त मोक्षण को हम फोकस करेंगे। रक्त मोक्षण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक शस्त्रित होता है और एक अशस्त्रित होता है। शस्त्रित में प्रच्छान होता है और सिरावेद होता है। ठीक है, अशस्त्रित में होता है जलोका, श्रृंग, अलाबो और एक घटी। घटी और अलाबो प्रिंसिपली सेम होते हैं, जिस उनके अंदर जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट का शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो द एरिया जो कवर करता है घटी वो थोड़ा सा ज्यादा होता है लाबू से। दिस इज द ओनली माइनर डिफरेंस जो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में रहता है। अब हम बस इन 3 चीजों को पकड़ लेते हैं, स्ट्रिंग, अलाबू एंड घटी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें स्ट्रिंग, अलाबू, घटी जो है ये WCT है आयुर्वेद का। वेट कपिंग थेरेपी जो है वो स्ट्रिंग, अलाबू और घटी से जो प्रक्रिया की जाती है वो वेट कपिंग थेरेपी के अंतर्गत आती है। एंड मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जो सुन रहे हैं अब उनको एक क्लिक किया होगा, अच्छा WCT तो हमारा ही आयुर्वेद का ही पार्ट है। आई थिंक कोई इस चीज को कन्विंस करना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज हम बहुत बेसिक हमने चिकित्सा से स्टार्ट किया है। हम चिकित्सा पे आए, फिर लंघन पे आए, फिर रक्त मोक्षण से आए, फिर हम अशस्त्र रक्त मोक्षण पे आए और फिर हम उसको स्ट्रिंग, अलाबू, घटी पे आ गए। तो यू कैन सी कि हमने कहीं पे भी अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हम अपने सिद्धांतों को पकड़ के ही यहाँ तक आए हैं। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे WCT जो है वो हमारे अलाबू, स्ट्रिंग और घटी है। सो धीरे धीरे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बिफोर गोइंग टू, हम जब जानते मतलब आगे जाएं, इससे पहले हम WCT की हिस्ट्री ऑफ में, मेडिसिन की हिस्ट्री में हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एंड ये हिस्ट्री जो है वो आयुर्वेद के अलावा जो जगह ग्लोबल जो एरिना है उसमें जहाँ पे है उसको डिस्क्राइब करती है। जैसे 3500 BC के अंदर हमें एक रिकॉर्ड मिलता है, एविडेंस मिलता है कि अरबिक मेडिसिन में आसीरिया के अंदर अरब प्रैक्टिशनर्स जो है वो वेट कपिंग थेरेपीज जो है उसको यूज करते थे। सिमिलरली 3300 BC के अंदर एंशियंट मार्सिडोनिया के अंदर जो है वो वेट कपिंग यूज के एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से 1550 BC के अंदर चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर भी कपिंग के यूज का एविडेंस प्राप्त हुआ है। इवन 1500 BC के अंदर इजिप्शियन जो राइटिंग्स होते हैं, पाइपरस इब्रिस करके, वहां पे उसमें साथ में जो कॉन उम्बो का जो लग्जर की नियर टेम्पल है वहां पे भी दीवारों के ऊपर कपिंग की ड्राइंग्स मिली है। एंड इट इज क्वाइट एविडेंट कि भाई कहीं आपको किसी चीज का रिटन एविडेंस मिलता है या कोई ड्राइंग मिलती है तो ये एक बात का एक कॉमन एविडेंस होता है कि ये चीज वहां पर बहुत प्रेवलेंट रही होगी, प्रैक्टिस हुई होगी, तभी वहां पे उनके पिक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं, उसके बारे में लेख लिखा गया है। सिमिलरली 700 BC के अंदर बेबीलोनिया और आसिरियन एम्पायर में के उत्खनन के सामान मिले थे, तो उसमें भी जो कपिंग थेरेपी में यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट वो प्राप्त हुए थे, जिससे बफेलो हॉर्न्स हैं इनका, और इनको मतलब इनको मिला है ये चीजें वहां पे। सो दिस ऑल्सो शोज कि भाई इट इज अ वेरी एंशियंट थेरेपी जो वहां मिली है। सिमिलरली 460 to 370 BC, हिपोक्रेट्स की टीचिंग और प्रिस्क्रिप्शन, इवन द हेरोडोटस की प्रीचिंग और प्रिंट के अंदर
वेट कपिंग थेरेपी का मेंशन किया गया है। एंड 130 एडी से 210 एडी में गैलन ने इस प्रोसीजर को डिस्क्राइब किया है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो इवन 280 to 341 जो जी होंग करके जो हर्बलिस्ट या चाइनीज एल्केमिस्ट हैं, वो भी चाइना के अंदर कपिंग को यूज करते थे। और फिर 834 to 1037 एडी के अंदर जो आपके अरबिक और इस्लामिक फिजिशियन है, जो फेमस फिजिशियन है, एब्सीना करके है उनका नाम, अलजवीरा है, अबू बकर अल राजी है, they were also practicing cupping therapy. And 14th to 17th century के अंदर यूरोप के अंदर एंड पर्टिकुलरली इटली के अंदर पार्सिलियस एम्ब्रोस पेरी करके जो फिजिशियन है, वो गाउट और आर्थराइटिस के अंदर वेट कपिंग थेरेपी का प्रयोग करते थे, बहुत पॉपुलर था ये वहां पे। फिर 17 to 18 सेंचुरी के अंदर जॉन हंटर स्कॉटिश सर्जन है, सिडनी हैम विल्स है, पिट्सिनिया है, मीडिया है, और ये इंग्लिश फिजिशियंस हैं, और हॉलैंड की बोहेविया फिजिशियन है, बैरन लॉक है, और नेपोलियन के सर्जन्स हैं। ये लोग भी कपिंग थेरेपी करते थे, और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट भी बताया कि 16 ब्लेड्स वाला एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे जो इनका कपिंग थेरेपी में काम आता था। फिर 18 to 19 सेंचुरी के अंदर यूरोपियन और अमेरिकन जो फिजिशियंस हैं, वो एब्सेस, ड्रेनेज, एनिमल इंसेक्ट बाइट, इन सब में आपका कपिंग का यूज करते थे। लेकिन जैसे ही पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक का उद्भव हुआ अराउंड 1920s के आसपास, जब एंटीबायोटिक का इन्वेंशन डिस्कवरी हुई है, तो उसके बाद ये कपिंग थेरेपी जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर दी और ऑलमोस्ट वैनिश सी हो गई। बहुत ही स्पोरेडिक फॉर्म के अंदर बहुत छोटी छोटी जगह पे ये यूज होती थी, लाइक नॉट मतलब मेन स्ट्रीम मेडिसिन से ये बिल्कुल वैनिश हो गई। फिर दोबारा 1973 के अंदर चाइना के अंदर हैन डायनेस्टी का एक एंशिएंट टूम जो था, वहां पे एक सिल्क बुक मिली। सिल्क बुक मींस अ बुक रिटन ऑन सिल्क मिली, जिसे वू शी एर बिंग फैंग नाम से जाना जाता है इस बुक को, और उसके अंदर रिटन रिकॉर्ड मिला कपिंग का। सो हम इसका जब हम दोबारा रिवाइवल मानेंगे तो 1973 के आसपास से दोबारा ये धीरे धीरे रिवाइव हुई। फिर उसके बाद कर्टिस नाम के जो फिजिशियन है, उन्होंने पॉइजनस वुंड में से कपिंग के थ्रू ब्लड निकालने की यूज चालू किया एज अ, इसको हम एक पहला थेरेप्टिक यूज कह सकते हैं पोस्ट रिवाइवल। ठीक है। फिर 1950 के अंदर चाइनीज हॉस्पिटल और रशियन रिसर्चर्स, इन्होंने कोलैबोरेटिव एफर्ट्स से रिसर्चेस चालू की टू डेवलप कपिंग एज अ फॉर्मल मोडालिटी। एंड 9 जुलाई 2005 के अंदर ग्वेन पेट्रो जो एक्ट्रेस है, उन्होंने मीडिया के अंदर इसको एंडोर्स किया कि मैं खुद इस थेरेपी को यूज करती हूँ। सो आई एम व्हाट, मतलब मैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए इस चीज को एंडोर्स करती हूँ कि ये सब मैं कपिंग के थ्रू मैं पा रही हूँ। मैं कपिंग थेरेपीज जो है वो मैं रूटीन में यूज करती हूँ, बिकॉज वो एक सेलिब्रिटी है, तो जनरल पब्लिक क्या दे टेंड टू फॉलो व्हाट अ सेलिब्रिटी इज फॉलोइंग, एंड यू नो एक्ट्रेसेस हैं, तो डेफिनेटली तो अगर कोई इंसान कह रहा है कि हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए, तो उसको रिकग्नाइज ज्यादा किया जाता है, बिकॉज द मासेस अंडरस्टैंड देम। क्योंकि आप कोई साइंटिस्ट ये बात बोलेगा, बिकॉज द साइंटिस्ट की रीच मास में नहीं होती, बट बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेसेस है, ये इनकी जो पहुंच होती है मास में होती है। सो एक जो वाइड स्प्रेड इसके बारे में जो टॉक हुआ वो 2005 में हुआ, व्हेन ग्वेन पेट्रो ने इसको एंडोर्स किया कि भाई आई एम यूजिंग फॉर माय ब्यूटी एंड माय हेल्थ। एंड 2016 के अंदर जो रियो डी जेनेरो ओलंपिक से ब्राजील में
वहां पे जो एथलेटिक्स थे उन्होंने अपने परफॉर्मेंस का, अपना जो गुड परफॉर्मेंस है उसका श्रेय भी उन्होंने कपिंग थेरेपी को दिया. सो दिस वाज एन अनदर माइलस्टोन कि भाई जहां पे, बिकॉज एथलेटिक्स आर आल्सो अ सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटीज, तो उनको भी पीपल फॉलो करते हैं, उनको भी लोग बहुत ज्यादा people see them as a role model, so they have also endorsed cupping therapy and उसको पॉपुलराइज किया एक तरह से कि वी हैव बीन सक्सेसफुल बिकॉज हमने कपिंग थेरेपी को यूज किया है. सो ये मासेस के अंदर इसके बारे में क्यूरियोसिटी हुई एंड दे बिकेम वेरी वेरी क्यूरियोसिटी, मतलब जानने में इंटरेस्टेड हुए कि भाई व्हाट इज कपिंग थेरेपी. और even some people started adopting it also for their general well-being. प्रेजेंट डेट में ईस्ट एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, सेंट्रल एंड नॉर्थ यूरोपियन रीजन के अंदर, फिनलैंड के अंदर जो है कपिंग थेरेपी का यूज होता है. यूनानी, चाइनीज, तिब्बतियन, ट्रेडिशनल अरबिक मेडिसिन, इस्लामिक मेडिसिन, ट्रेडिशनल ईरानियन मेडिसिन और ओरिएंटल मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन के अंदर कपिंग थेरेपी का प्रेवलेंट है और यूज बहुत होता है. अपार्ट फ्रॉम आयुर्वेद में जो मेंशन्ड है, इसके अलावा दीज जो जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, ये लोग बहुत अच्छे पैमाने पे कपिंग थेरेपी का यूज कर रहे हैं. सो यू कैन सी कि कपिंग थेरेपी को बहुत सारे लोग जो है वो यूज कर रहे हैं. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम भी इसको हम यूज करें. सो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ, ये सब टाइमलाइन बता के मैंने शायद अपने की जो मैसेज है उसको जस्टिफाई किया है कि मैंने इस टॉपिक को इस प्लेटफॉर्म पे क्यों चूज किया. बिकॉज आई वांट के जो हम ये वेट कपिंग थेरेपी है, जो हमारा श्रिंग है, अलाबू है, घटी यंत्र है, इनके द्वारा जो रक्तमोक्षण होता है, अशस्त्रकृत रक्तमोक्षण होता है, हम इसको यूज करें, हम इसको डेवलप करें अपने प्रिंसिपल के ऊपर, अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर हम इसे यूज करें. बिकॉज आप देखिए इतनी सारी जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं इसको यूज कर रहे हैं, हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, हम अपने प्रिंसिपल्स पे इसको यूज करें. और हमें लगता है कि हमारे कुछ लूप होल्स हैं जो हमको नहीं आ रहे हैं, हम किसी भी मेडिसिन से उसे बोरो कर सकते हैं. सो देयर इज नो शेम इन बोरोइंग थिंग्स जो हमारे पास नहीं है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा. ऑल्दो हमारे पास पूरा इसका फुल फ्लेश्ड लिटरेचर है, बट वी आर नॉट एबल टू सी दैट. एक आवरण सा हमने लगा रखा है बिकॉज हम उस चीज को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ये ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस. सो आई वांट कि आप सब लोग जाइए दोबारा इसको, इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट एक और नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, प्लीज डू अटेंड दैट. दोनों सेशन को देखिए, सुनिए, समझिए, देन गो बैक टू योर लिटरेचर, वहां जाइए. एंड आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस, NIA के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं हमको. सो आप भी इस चीज को ले सकते हैं और इसमें बहुत इकोनॉमिकल है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है इसमें, कोई मतलब ज्यादा आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है. OPD लेवल का एक छोटा सा प्रोसीजर है. You can well perform in your clinic, your outpatient department, और बहुत अच्छे गुड रिजल्ट हैं. और ऐसे ऐसे डिजीज में रिजल्ट हैं जिसमें पेशेंट डॉक्टर के चक्कर काटता रहता है, बट देयर इज नो रिलीफ टू देम. सो यू कैन यूज दिस क्लिनिकली. थैंक यू मैम. नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज. Ma'am, next slide, please, ma'am. So, current status of WCT in Ayurveda. So, I'm very disappointed कि मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि रिसर्चेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर कोई रिसर्चेस नहीं हो रहे हैं, एंड क्लिनिकली भी बहुत ज्यादा वर्क नहीं हो रहा. एंड एज पर माई नॉलेज ज्यादा इसके ऊपर कोई क्लिनिकल वर्क हो नहीं रहा है.
and even there is no such articles or anything is written or published in Ayurveda, and this may be used as this lecture may be used कि भाई अगर यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं जितने लोग भी अगर इसको यूज करेंगे they'll get to good result. I would request कि आप अपने रिजल्ट का रिकॉर्ड रखिए, उसको पब्लिश कराइए, क्योंकि हम एक पर्सन चालू कर सकता है एक चीज को, हम फिर 4 लोग उसको यूज कर सकते हैं, 4 लोग उसकी बेनिफिट उसको पब्लिश करा सकते हैं, उसको आगे हम उसको फॉरवर्ड आगे 40 लोगों को कर सकते हैं, फिर 400 लोगों को कर सकते हैं. सो वी कैन पॉपुलराइज आर प्रिंसिपल, आर आइडियोलॉजी, आर थिंग्स फॉर आर पर्पसेस ओनली. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस चीज को जरूर क्लिनिकली आप इसे यूज कीजिएगा. नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज. अभी हम इस पे आते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ WCT इन आयुर्वेदा. सो हमारे हम पर्पसेस पे आते हैं कि पर्पसेस क्या हो सकते हैं. पर्पसेस हमारे 2 हो सकते हैं, आइदर फॉर क्योरेटिव पर्पस एंड प्रिवेंटिव पर्पस. क्योरेटिव में आप सिस्टमिक में ले सकते हो, सार्वदेहिक के अंदर ले सकते हो, या लोकलाइज के अंदर ले सकते हो. ठीक है, ऐसे ही प्रिवेंटिव के अंदर भी सार्वदेहिक और लोकलाइज दोनों में आप इस चीज को यूज कर सकते हो. ठीक है, एंड अगर आप ऐसे सार्वदेहिक चिकित्सा के लिए ले रहे हैं तो ये डेफिनेटली वमन, विरेचन, बस्ती, शिरोविरेचन आदि के बाद किया जाना चाहिए. लेकिन अगर आप लोकलाइज कर रहे हो तो देयर इज नो नीड फॉर गोइंग फॉर कंप्लीट संशोधन प्रोसेस के अंदर ले जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है. वहां पे आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको बेसिक पूर्व कर्म है, वहां से ही आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन का टाइम क्या है. सो जनरली क्या होता है, जब हम सीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप सब लोग जानते हैं कि रक्त मोक्षण जो है वो शारदीय काल में किया जाता है, तो आप शरद ऋतु में इसको कर सकते हैं. लेकिन अगर इमरजेंसी है तो अपार्ट फ्रॉम शरद ऋतु किसी भी साधारण ऋतु के अंदर हम यूज कर सकते हैं. और अगर अहोरात्र के बारे में कहा जाए तो अहोरात्र के अंदर भी जब साधारण काल हो, लाइक समर है, समर के अंदर अर्ली मॉर्निंग्स या लेट नून्स वहां पे साधारण काल रहता है, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, तो आप उस वक्त यूज कर सकते हैं. सर्दियों में दिन के नून के टाइम के अंदर साधारण काल रहता है, तो उस वक्त ही में रक्तमोक्षण किया जाना चाहिए. एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड काल वही है जो बाकी सब प्रोसीजर का होता है, जैसे दुर्दिन है, शीतवात हो रहा है, तो उस काल में आपको ये नहीं करना है. इसके प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में आता है कि जैसे नॉर्मल सबके होते हैं स्नेहन स्वेदन. ठीक है, स्नेहन स्वेदन जो है ये बाह्य हो सकता है, बाह्य और आभ्यंतर हो सकता है, और अब ये कितने, 1 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, 7 दिन का हो सकता है. तो ये चीजें आप जब आपके पास केस आएगा तो उसके रोग को देख के, उसकी दोष दूसरी संरचना को देख के, रोगी के बल को देख के ये डिसीजन तब लिया जाएगा. तो ये प्रिंसिपल जो होता है, ये पंचकर्म के जो प्रिंसिपल्स होते हैं कंप्लीटली उसी लाइन को फॉलो करता है. देयर इज नो डिफरेंस इन एनी प्री ऑपरेटिव फ्रॉम नॉर्मल पंचकर्म एंड WCT. इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. जैसा हम पंचकर्म और दूसरे पंचकर्म को में पूर्व कर्म में फॉलो करते हैं, सेम वही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. एक रक्तमोक्षण का एक स्पेसिफिक पूर्व कर्म होता है कि पेशेंट को यवागु पान करवाई जाती है जितनी वो कर सके. ठीक है, कामम यानी कि जितना वो कर पाए, जितना उसको सेटिस्फैक्टरी लिया जा सकता है, उस वैसा ही यवागुपान सेंधव और घृत युक्त करवाया जाता है रक्तमोक्षण से पहले. तो ये हम WCT में जरूर कराते हैं, बिकॉज WCT इज बेसिकली रक्तमोक्षण. तो हम रक्तमोक्षण का जो स्पेसिफिक पूर्व कर्म है हम वो भी इसमें कराते हैं. और इमीडिएट जो रक्तमोक्षण का एक एग्जामिनेशन है कि आपको वाइटल्स लेने हैं, एग्जामिन करना है कि पेशेंट कोई निरन्न तो नहीं है, पेशेंट को मूर्छा जैसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है, या वो एक रात पहले वो अनिद्रा का शिकार तो नहीं हुआ, या सोआ तो नहीं है.
या वो भयभीत है, या उसे किसी तरह का डेलीरियम तो नहीं है, या बहुत श्रम तो नहीं हो रखा उसको, या उसको विंड मूत्र संग तो नहीं हो रहा है, या इस तरह के जो बेसिक आपको एग्जामिनेशन करने होते हैं जो नॉर्मल रक्त मोक्षण में किए जाते हैं, वही सारे जो बेसिक इमीडिएट एग्जामिनेशन है वो हम फॉलो करेंगे WCT को करने से पहले। फिर मंत्रोच्चार किया जाता है, एंड ये सारे के सारे डिसीजंस जो होते हैं वो हम रोग और रोगी के हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट जो आता है कि साइट डिसीजन होता है, कि पेशेंट की जो साइट होती है वो हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ करना है। सो ये साइट भी आपको पता है सबको, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन इट साइंटिफिकली, क्योंकि आप ये सब बहुत बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, आप सबने इस चीज को बहुत लर्न किया हुआ है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि सिर्फ ये आपको जो संहिता में बता देना, मतलब मैं आपका वक्त खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने जो संहिता में बताया है उसको साथ में जो उसका मोस्ट प्रोबेबल अनाटॉमिकल साइट हो सकती है उसको भी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगी, ताकि आप जो यहाँ पे 1 घंटा मुझे दे रहे हो आपको ये लगे जाने के बाद कि ओके हमने कुछ नया सुना या नया सीखा। सो डिजीज जैसे आपने पढ़ी है कि पाददाह है, दिस पाददाह जो है वो बहुत कॉमनली मिलता है, ठीक है। पेशेंट के अंदर क्लिनिकली बहुत आते हैं पेशेंट पाददाह के, जैसे न्यूरोपैथी में होते हैं पादहर्ष, जैसे ये भी न्यूरोपैथी में होता है। चिप जैसे स्वेलिंग इन नेल बेड है, या विसर्प हो रहा है, या वात रक्त हो रहा है जो पाद एरिया के अंदर, या वात कंटक हो रहा है, या एक्जिमा हो रही है, या पाददारी हो रही है, फुट क्रैक्स होते हैं। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये बहुत कॉमनली आपको क्लिनिकल में सेटिंग में मिलेंगे, पेशेंट इसके आते हैं। और हमारी संहिता ग्रंथ में ऐसे बताया कि शिप्र मर्म से 2 उंगल ऊपर आपको यहाँ पे रक्त मोक्षण करना है। सो आपको जब आप कपिंग थेरेपी करते हो, कपिंग जब आप किट लेके आएंगे, दे आर फाइबर के होते हैं, ग्लासेस के होते हैं, तो उसमें बहुत बहुत सारे साइजेस के कप्स होते हैं। तो सबसे जो छोटा साइज का जो कप है वो आप इस शिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर जो है उस साइड पे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। एंड इसका मोस्ट प्रोबेबल एनाटॉमिकल साइट क्या होगा? 3.8 centimeters above the joining point of great toe and first little toe, ठीक है। ये आपका शिप्र मर्म से 2 अंगुल ऊपर जो है ये साइट होता है, और ये मोस्ट प्रोबेबली बाइफर्केटिंग पॉइंट होता है फर्स्ट मेटाटार्सल आर्टरी का, और या फिर ग्रेट सैफिनस वेन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो दिस इज अ एनाटॉमिकल लोकेशन जहां पे ये आपको मिल जाएगा। ये आप मतलब शिप्र मर्म किसी को समझ में आए या ना आए, बट ये 3.8 सेंटीमीटर अबव द ग्रेट टो एंड फर्स्ट लिटिल टो, ये बहुत इजीली आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। फिर आपका जब वातिक, पैतिक और कफज शलीपद है तो उसका जो रक्त मोक्षण का साइड बताया गया है वो गुल्फ संधि से 4 अंगुल ऊपर या नीचे, या शिप्र मर्म से 4 अंगुल ऊपर बताया गया है। तो ये भी ग्रेट सैफिनस वेन है, इसी में इसका रक्त मोक्षण किया जाता है। और ये 7.6 सेंटीमीटर अबव या बिलो होता है एंकल जॉइंट का, ठीक है। या फिर ये भी 7.6 सेंटीमीटर अबव होता है फर्स्ट मेटाटार्सल आर्टरी के बाइफर्केटिंग पॉइंट से। सिमिलरली क्लोज टू शीर्षक जो आपका अक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है नी जॉइंट की, या खंच होता है, मोनोप्लेजिया, पांगुल्य, पैराप्लेजिया, या जंघा की वात वेदना, तो इसमें आपको 4 अंगुल गुल्फ से ऊपर बताया गया है। ये भी ग्रेट सैफिनस वेन के आसपास का एरिया ही होता है। ये 7.6 सेंटीमीटर अबव द एंकल जॉइंट पाया जाता है। फिर अपची है, दैट इज द सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस, ये 2 अंगुल ऊपर होता है इंद्रवस्ती मर्म पे, जहां पे आपको इसका पहचान किया जाता है। तो ये स्मॉल सैफिनस वेन में किया जाता है। ये 3.8 सेंटीमीटर अबव होता है मिड पॉइंट काफ मसल्स के अंदर में,
and in the line with calcaneum and lateral malleolus of the leg. तो ये इसका बहुत इजीली ये मिल जाती है आपको, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं. देन ग्रिदिसी, ग्रिदिसी जो है वो जानु संधि के 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे किया जाता है. ये भी ग्रेट सैफिनस वेन में 7.6 सेंटीमीटर अबव या बिलो ऑफ नी जॉइंट पाया जाता है. फिर गलगंड में जो है उरुमूल सिरा में पहचान किया जाता है. ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन या सुपरफिशियल इलियक वेन, सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन में इसका पहचान किया जाएगा. और फिर प्लीहा, प्लीहा मीन्स स्प्लीन एनलार्जमेंट के अंदर जो वाम कर्पूर संधि है कि मिड पॉइंट में इसका पहचान करते हैं, या कनिष्ठिका और अनामिका के मिड पॉइंट पे किया जाता है, ये भी वाम बाहु के अंदर. तो ये इसमें मीडियम क्यूबाइटल वेन ऑफ द लेफ्ट एल्बो जॉइंट के अंदर या फिर लेफ्ट डॉर्सल डिजिटल वेन के अंदर जो लिटिल और रिंग फिंगर के बीच में से निकलती है, वहां पे इसका पिक किया जाएगा. फिर यकृत विकार दैट इज लिवर एनलार्जमेंट के अंदर कास में, श्वास में आपको दक्षिण कर्पूर संधि के अंदर किया जाता है. एंड द साइट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इज मीडियल क्यूबाइटल वेन ऑफ राइट एल्बो जॉइंट, ठीक है. तो यहाँ पे आप इसका पहचान कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट आता है विश्वाची, ये ब्रिंकल न्यूराइटिस है. ये 4 अंगुल कर्पूर संधि से ऊपर या नीचे. तो ये जो है ये बेसिकली सिफेलिक या बेसिलिक वेन के अंदर इसका पंचर किया जाएगा. एंड दैट इज अराउंड 7.6 सेंटीमीटर अबव और बिलो द एल्बो जॉइंट होता है. और शूल युक्त प्रवाहिका जो होती है वो जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं. ये जो 2 अंगुल का सर्कमफ्रेंस होता है श्रोणी में, पेल्विस में, या फिर कटी से 2 अंगुल दूर की जो सिरा होती है वहां इसका पंचर किया जाता है. एंड बेसिकली सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन या सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन या सुपरफिशियल ग्लूटल वेन या इंफीरियर ग्लूटल वेन के अंदर इसका पंचर किया जाएगा. परिवर्तिका, उपदंश, शुक दोष, शुक्र रोग, इस तरह के में मेड्र की मध्यम शिरा में पंचर किया जाता है. ये जनरली सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ द पेनिस में इसका पंचर किया जाता है. और मूत्र वृद्धि के अंदर वृष्ण पार्श्व में किया जाता है. वृष्ण पार्श्व से हम सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल वेन लेते हैं, तो उसकी ब्रांचेस में इसका पंचर होता है. फिर जलोदर होता है. जलोदर के अंदर नेवल के लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्सली 4 अंगुल की दूरी पे किया जाता है. और ये साइड कॉरेस्पॉन्ड करती है लेफ्ट सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन्स को, ठीक है. तो वहां पे पंचर किया जाएगा. फिर आप्त वृद्धि और दैट इज और पार्श्व शूल, जिसे प्लूराइटिस कहते हैं, वहां पे लेफ्ट आर्मपिट और ब्रेस्ट के बीच में पंचर किया जाता है. और बेसिकली उस राइट साइड पे से लेफ्ट लैटरल थोरैसिक वेन जो है वो वहां से आती है बाहर की तरफ, तो उस एरिया में हम पंचर करते हैं. बाहुशोष और अववाहक है, उसमें शोल्डर की मध्य सिरा के अंदर पंचर किया जाता है. एंड इसमें सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन है, इसमें पंचर किया जाएगा. फिर तृतीयक ज्वर के अंदर त्रिक संधि के मध्य की सिरा जो कि डॉर्सल स्कैपुलर वेन हो सकती है या फिर डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन होती है. इस एरिया के अंदर यहाँ पे इस वेन को ड्रेन किया जाना चाहिए. चातुर्थ ज्वर के अंदर स्कंद संधि की बीच की जो सिरा होती है दैट इज मोस्ट प्रोबेबली द थोरैकोडॉर्सल वेन. तो जो ड्रेनेज होगा यहाँ पे थोरैकोडॉर्सल वेन के थ्रू होगा.
फिर अपस्मार में सिरा हनुसंधि की सिरा में या हनु सिरा में या भूमध्य सिरा में पंचर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होती है बेसिकली ट्रांसवर्स फेशियल वेन जो होती है, इसका ड्रेनेज एरिया होता है। तो हम इस ट्रांसवर्स फेशियल वेन के ड्रेनेज एरिया को पंचर करके वहां से हम दोषों को बाहर निकालते हैं। फिर अपस्मार और उन्माद में शंख, केशांत संधि और वक्षगत सिरा, अपांग की सिरा या आपकी ललाट की सिरा के अंदर आप पंचर करते हो। तो ये जो सिराएं हैं ये कॉरस्पॉन्ड करती है फ्रंटल ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, एंटीरियर क्यूटनेस और या फिर लैटरल क्यूटनेस वेन ऑफ थोरैसिक वॉल, या जाइगोमैटिको ऑर्बिटल वेन, या सुप्राट्रोक्युलर या सुप्रा ऑर्बिटल वेन का जो ड्रेनेज एरिया है हम वहां पे पंचर करते हैं। फिर जीवा के रोग, दंत के रोग में जीवा के बिलो में डीप लिंगुअल आर्टरी को ड्रेन किया जाता है। तालु रोग में तालु की सिरा, दैट इज अ ग्रेटर पैलेटाइन वेन को ड्रेन किया जाएगा। कर्ण शूल के अंदर या कर्ण रोग के अंदर कर्ण के ऊपर की सिरा जो है उसको ड्रेन करते हैं। एंड इसमें या तो ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन का ड्रेनेज वाला एरिया होगा या पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन होगा। ठीक है, फिर गंधनाश के अंदर और नासा रोग के अंदर जो एंटीरियर नोज की जो सिरा होती है, जो बेसिकली फेशियल वेन ही होती है, लेकिन जो इसका ड्रेनेज एरिया होता है वो टिप ऑफ द नोज के आसपास का एरिया होता है। ठीक है, तिमिर, अक्षी रोग और शिरो रोग के अंदर जो नासा, ललाट और अपांग की जो शिरा होती है इनको ड्रेन किया, इनके आसपास के एरिया को ड्रेन किया जाता है। तो इसमें एंगुलर वेन, सुपरफिशियल एंड टेम्पोरल वेन, सुपर ट्रोकुलर वेन जो है, इन वेन्स को हम जो है पंचर के आसपास के एरिया को हम पंचर करते हैं। और अधिमन दैट इज ग्लूकोमा, उसके अंदर आप सुप्रा ऑर्बिटल वेन, जाइगोमैटिक ऑर्बिटल वेन है, इनको आप ड्रेन करेंगे। फिर पीनस है, पीनस में नासा और ललाट के बीच की सिरा, तो जो नेजल आर्च फॉर्म करने वाली जो वेन है वो जो एरिया को कवर करती है, ड्रेनेज करती है, वहां पे हम उसको जो है वहां पे हम पंचर करेंगे। फिर मुख रोग, बक्कल जो कैविटी के रोग होते हैं वहां पे जीवा, ओष्ठ, हनु और तालु जो है वहां की सिरा जो है उनको हम पंचर करते हैं। तो यहाँ पे सबलिंगुअल वेन, इंफ्रीलेबियल वेन, मैक्सिलरी वेन, ग्रेटर पैलेंटाइन वेन्स, इनके जो ड्रेनेज एरिया है उनको हम पंचर करते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया है कि कौन कौन सी अनाटॉमिकल साइट्स हैं जहाँ पे जिनके ड्रेनेज एरिया को हमको पंचर करना है। तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हमें क्या चीज नहीं करनी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे अवैध सिरा के नाम से जाना गया है कि अवैध सिरा भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रैपिडली मैं आपको बता देती हूँ वेन्स। तो वो है शाखा, शाखा की जलधारा शिरा जो होती है, दैट इज द अपर 1/3 ऑफ सिफेलिक वेन, जो एक्सिलरी वेन के अपर लिम्ब को ज्वाइन करने से जस्ट पहले, और ग्रेट सैफिनस वेन के टर्मिनल पार्ट में वाली सिरा है, वो नहीं उससे दूर, उसके से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, उससे बचना चाहिए। ठीक है, और भी सिरा है जो है ब्रेंकियल आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेंकियल आर्टरी, फिमोरल वेसल्स है, फिमोरल आर्टरी है, प्रोफंडा फिमोरल आर्टरीज है, इनको सेव करना चाहिए। लोहिताक्ष सिरा है, जैसे एक्सिलरी वेसल्स है अपर लिम्ब की, और फिमोरल वेन एंड फिमोरल ट्रायंगल के अंदर जो लोअर लिम्ब में होता है उसको। विटप सिरा को, दैट इज सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है। और कटिका तरुण सिरा, दैट इज ग्लूटियल वेसल, इट इंक्लूड्स बोथ द सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटल वेसल्स होती हैं, आर्टरी जो होती है, इनको हमें बिल्कुल टच नहीं करना है।
ऊर्ध्वंग सिरा दैट इज द थोड़कोडोर्सल आर्टरी, ये हमें बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। देन पार्श्व संधिगत सिरा दैट इज दिस इज एक थोड़ा सा ये बिल्कुल ये एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो हमें नहीं मिला है अभी एक्चुअली। इट इज नॉट स्टैब्लिश्ड कि कौन सी चीज को बताना चाहते हैं हमारे शास्त्रकार, तो वो हमें नहीं पता, इट इज नॉट बीन आइडेंटिफाइड। तो मैं आपको सॉरी मैं नहीं बता पाऊंगी कि पार्श्व संधिगत सिरा जो है हम किस स्ट्रक्चर को इससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर बृहति सिरा है दैट इज द anastomosis of circumference scapular artery, a deep branch of transverse cervical artery या at the inferior angle of scapula है। तो ये वाली आर्टरी को भी हमें बचाना चाहिए। फिर आपकी आती है मेद ऊपरी रोमराजी सिरा, ये है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, वेसल्स जो होती हैं इनको हमें सेव करना चाहिए। और वक्षगत सिरा, इसमें राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, स्तन्यमूल शिरा मस्कुलोफेनरिक आर्टरी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, स्तन्यरोहित सिरा है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरीज, इंटरनल थोरैसिक आर्टरीज, अपलापा सिरा एक्सिलरी वेसल्स, अपस्तंभ सिरा पल्मोनरी आर्टरीज, मर्म सिरा ग्रीवा की मर्म सिरा, इसमें एक्सटर्नल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, एंटीरियर जुगुलर वेन, कॉमन कैरोटॉइड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटॉइड आर्टरी, इंटरनल कैरोटॉइड आर्टरी को हमें बचाना है। क्रिकाटिका ऑक्सीपिटल वेसल्स है। विधुर सिरा पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं। धमनी सिरा इंटरनल मैक्सिलरी वेसल्स, और रसवाही सिरा दैट इज द प्रोफंडा लिगुअल वेसल्स, वागवाही सिरा टॉन्सिलर आर्टरी है। नासिका सिरा एंगुलर आर्टरी है, लैटरल नेसल वेसल्स फेशियल आर्टरी है। तनुगत सिरा दैट इज द ग्रेट पैलेंटाइन वेसल्स ऑफ मैक्सिलरी आर्टरीज होते हैं। अपांग सिरा ज़ाइगोमैटिक ऑर्बिटल आर्टरी है। शब्दवाही सिरा है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, टिम्पैनिक वेसल्स हैं। ललाट की जो सिरा है कि शांत सिरा दैट इज सुपर orbital and terminational vessels of frontal branch of superficial arteries vessels जो होता है, या आवर्त मर्म सिरा है जो फ्रंटल ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल वेसल्स होते हैं। सपनी सिरा में सुप्राट्रोकुलर आर्टरी जो है। स्कंद संधिगत सिरा के अंदर सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स। उत्तक्षेप सिरा में पैराटल ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और सीमंत सिरा के अंदर ऑक्सीपिटल आर्टरी, पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी एंड पार्शियल इमेंसरी वेसल्स होते हैं। तो अगर हम, क्योंकि मैंने आपको इतना सारा वेसल्स बता दिए इतने नाम से, तो आप शायद इस चीज को रिकॉल नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको एक सिद्धांत इसका बता देती हूँ कि कोई भी आर्टरी हमको नहीं टच करनी है, और कोई भी मेजर बड़ी वीनस जो है, वीनस सप्लाई है, उसको हमें नहीं टच करना। ये बेसिक सिद्धांत है। और हमें हमको किसको पंचर करना है, हमें जो है बेसिकली जब हम WCT करते हैं, क्योंकि वो इतना सुपरफिशियल होता है कि वो आपकी डीप जो फेनेस्ट्रेट आर्टरीज होते हैं, डीप जो आर्टरीज होते हैं, वो नहीं टच करता है। अगर हम प्रॉपरली उसको हम फॉलो करेंगे उसके प्रोसीजर को, तो आर्टरी डैमेज नहीं होगी उससे, क्योंकि वो बहुत डीप होती है कंपैरेटिव टू। हमें मोटा मोटा वेन्स को बचाना है जो मेजर वेन्स है, ठीक है। और हमारा एम क्या होता है, हमारा एम जो है कि हम जो टर्मिनल वेसल्स है, टर्मिनल कैपिलरीज है, टर्मिनल सप्लाई है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वेन्स के, हम उनसे ड्रेन करें, ठीक है। हमारा एम जो है WCT का वो होना चाहिए, हमारा ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हम डायरेक्ट मेजर वेन से कर रहे हैं तो वो WCT में नहीं आएगा, वो फिर हम सिरा वेद में आ जाएगा, ठीक है। एंड जहां तक WCT की बात है, क्योंकि वो अशस्त्रकृत कहा गया है, ठीक है, अशस्त्रकृत है, तो क्योंकि वो इतना ज्यादा होगा नहीं, ठीक है। शस्त्र हम यूज नहीं कर रहे हैं उसके अंदर बड़ा प्रॉपर, तो अगर जब हम प्रॉपर फॉलो करते हैं तो वो चीजें तो आपसे होगी नहीं, लेकिन प्रिकॉशनरी हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज टच करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। बिकॉज जहाँ पे ब्लड वेसल या ब्लड सप्लाई की बात तो आती है, तो हम रक्त को जीवन कहते हैं, तो अगर हमारा
कुछ भी हमसे गलती हो गई तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं, हम पेशेंट को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। सो वी शुड नो कि हमें क्या चीज करनी है, क्या नहीं चीज करनी है। सो फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी हमें पता होना चाहिए, हमें बेसिकली अनाटमी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमें आता है कि अब हमें ये पता चल गया है कि हमें कहाँ साइट हमारा क्या इंडिकेटेड है, क्या नहीं इंडिकेटेड है। फिर हमारा आ जाता है पोस्चर। तो जितने भी रक्त मोक्षण के पोस्चर्स हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। और जितने भी हम जैसे टॉर्निकेटिंग करते हैं या जैसे बंधन करते हैं रक्त मोक्षण करने के लिए, तो वो हमें करने चाहिए। तो बेसिक आइडिया क्या है पोस्चर फॉलो करने का या बंधन करने का, ये है कि हम वहां पे दोष जो हैं उनको हम, उनका जो प्रेजेंस है, जहाँ से हम जो साइट जिसको हम ड्रेन कर रहे हैं, वहां पे जो साइट है वो मैक्सिमम वहां पे उनका कंसंट्रेशन हो दोषों का, ताकि हम उसे ड्रेन कर सके। और जो हम बंधन कर रहे हैं उसका मेन मोटिव ये है कि हम वहां पे फ्लो जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें, ठीक है, ताकि हम कंट्रोल कर सके कि हमारा ब्लड लॉस कम से कम हो, ठीक है। तो इसीलिए हम बंधन करते हैं कि हमारा ब्लड लॉस कंट्रोल हो, लेकिन हमारे दोष मैक्सिमम लगे, मतलब कम नुकसान में, कम जीव जीव जो रक्त है उसके नुकसान पे हम मैक्सिमम दोषों को बाहर निकाल सके। तो ये हमारा मेन जो है पर्पस है। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पे आते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि हमें पोस्चर हमें पता लग गया, बंधन हमें पता लग गया, साइट हमें पता लग गई। अब हमें क्या करना है, हमें उसको प्रिपरेशन करना है। आप कोई भी जैसे प्रोसीजर होता है, स्नेहन स्वेदन मस्ट होता है। आपने स्नेहन करा लिया, स्वेदन करा लिया, उसके बाद उसको अच्छे से सोप वाटर से वॉश कराइए, है ना। और इफ अगर आपको लगता है द पेशेंट इज हेयरी या पेशेंट की वो साइट हेयरी है, तो शेविंग आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी क्लीनिंग करवाना जरूरी है। फॉर ये क्लीनिंग के लिए रबिंग अल्कोहल जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप डिजायर्ड नंबर ऑफ इंसिजन जो होते हैं वो किए जाते हैं आपके साइट के ऊपर। जनरली हम 3 तो बहुत कम होता है कि अगर साइट छोटी है, आपका एरिया जो है वो छोटा है, तो आप 3 पे जाइए, नहीं तो जनरली 5 या 7 इंसिजन जो होते हैं वो डाले जाते हैं, और वो सुपरफिशियल होते हैं, बहुत सुपरफिशियल रहते हैं और पैरेलल होते हैं वैस्कुलेचर के, ठीक है, और मस्कुलेचर के, और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं वो, और अप्रोप्रिएट होते हैं, और बहुत ही ज्यादा जो आपकी मस्कुलर साइट्स हैं वहां पे आप यव बराबर यानी कि 8 mm के आसपास होता है, और जो बोनी साइड है वहां पे यवार्ध यानी 4 mm के आसपास होता है। सो ये स्कारिफिकेशन का बेसिक आइडिया क्या है कि हम सिर्फ स्किन बैरियर को क्रॉस करें, ठीक है। हमें सिर्फ स्किन को, सुपरफिशियल स्किन बैरियर को क्रॉस करना है, ताकि हम डर्मल कैपिलरी के लेवल तक ही पहुंच पाए, ठीक है। एंड इसका जो डेप्थ होगा वो अराउंड 0.5 mm तक ही होना चाहिए, और हम जो लेंथ होगा उसका, मतलब जो उसका ओपनिंग होगी वो 1 से 2 मिलीमीटर तक ही रहनी चाहिए। इससे ज्यादा हमको ना उसकी लेंथ चाहिए ना उसकी डेप्थ चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा अगर हम डीप और अगर हम इंसिजन करते हैं तो वहां पे हैमरेज, स्कारिंग, एक्मोसिस आदि होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर हम इससे कम करते हैं तो पिन पॉइंट पंचर होता है। तो पिन पॉइंट पंचर इज ऑफ नो यूज, ठीक है, उसमें आपकी कोई ड्रेनिंग नहीं होगी। और इस प्रक्रिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी कि हमें कोई भी उससे वाइटल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको हार्म नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ देखा कि हमने डिस्कस किया था कि पहले कि हमें जितना भी है वैस्कुलेचर और मस्कुलेचर के पैरेलल करना है। पैरेलल समझते हैं कि सीध में, मतलब अगर फाइबर का कटेगा तो एक ही फाइबर कटेगा, हमें उसे हॉरिजॉन्टल नहीं काटना। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे दिस, ये सपोज दिस इज माय फिंगर, अगर मुझे यहाँ रक्त मोशन करना है और मसल्स का डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसे होगा ये पैरेलल, ऐसे नहीं। ऐसे अगर काटेंगे तो बहुत ज्यादा
मतलब बहुत ज्यादा डैमेज होगा, बहुत सारी आपकी मसल फाइबर कटेंगे। जितना मसल फाइबर कटेगा उतना हीलिंग में टाइम लगेगा, उतना पेशेंट को दिक्कत होगी। व्हेन यू कट लाइक दिस पैरेलल, तो आपका एक तो मसल फाइबर कटेंगे, इट वुड टेक लेस टाइम टू हील। सो यहाँ पे हमें जो टेंडेंस है, जॉइंट है, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ तक का जो आपका जो प्रोसेस है, ये आप देखते हैं श्रिंग का, अलाबू का सेम रहता है। बाकी इसके आगे का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। सी श्रिंग में क्या रहता है, श्रिंग के अंदर हम जो वैक्यूम क्रिएट करते हैं, दैट इज थ्रू कैपिलरी, जो है कैपिलरी सक्शन के थ्रू होता है। इवन द वैक्यूम क्रिएटेड इज फ्रॉम नेगेटिव प्रेशर, है ना, हम वहाँ पे क्योंकि सक्शन फोर्स के द्वारा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो है वो सक किया जाएगा। लेकिन जहाँ अलाबू और घटी है, तो वहां पे हम जो है वो दिया जलाते हैं। तो दिया जलाने से क्या होता है कि वहां पे जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो कंज्यूम हो जाती है, और वो कंज्यूम होने के बाद जो उसका एक वैक्यूम जो क्रिएट होता है, उसके द्वारा से वो बाहर आता है। जो ब्लड जो होता है, जो रिमेनिंग स्पेस होती है, वहां पे वो बाहर आती है। सो दिस इज द बेसिक जो डिफरेंस होता है, रहता है इसके अंदर। So I'm just concluding my this session. यहीं पे मैं conclude करना चाहूंगी। And madam, next slide please. सो जो मेरा अपकमिंग सेशन होगा जो WCT पे, उसमें हम स्पेसिफिक इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन जो है वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट कमिंग 3 स्लाइड्स जो है वो रेफरेंसेस की है। मैडम नेक्स्ट 3 स्लाइड्स प्लीज। ये 3 स्लाइड्स में जितने भी रेफरेंसेस शो किए गए हैं, जितना भी हमने अभी डिस्कस किया है, वो इन्हीं 3 स्लाइड्स में जितने भी हमने रेफरेंसेस बताए हैं उनमें से लिया गया है। अगर आप गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप प्लीज इनको इन रेफरेंसेस को आप फॉलो कीजिए। जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैम लास्ट स्लाइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आपको किसी भी तरह की क्वेरीज है आज के रिलेशन में या नेक्स्ट सेशन में जो भी है, उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। और आई होप कि नेक्स्ट सेशन में भी हम आपसे मिलेंगे एंड वी गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ WCT। थैंक यू मैम। थैंक यू दीक्षा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शिप्रा बॉस। डेफिनेटली आज का लेक्चर बहुत ही डिफरेंट एक अप्रोच थी कि कपिंग थेरेपी क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है और प्रैक्टिकली हमें कहाँ इसे हम यूज कर सकते हैं। आपने बहुत सी एनाटॉमिकल साइट्स भी क्लियर करी हमें, तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको कंक्लूड करोगे, तो डेफिनेटली मेरी एक क्यूरियोसिटी है कि जो कपिंग नेक्स्ट सेशन में अगर आप इंडिकेशन वाइज, कॉन्ट्रा इंडिकेशन वाइज, या हम किसी पर्टिकुलर डिजीज पे अगर बात करेंगे, तो मुझे मैं इमेजेस देखना पसंद करूंगी बीइंग अ स्टूडेंट, कि भाई किस तरीके से इसे करना है या हमें इसे कैसे अप्लाई करना है, तो थोड़ा सा शायद और इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच शिप्रा बॉस। आज के अभी तक तो कोई क्वेरीज नहीं आई है, मुझे लगता है डेफिनेटली ये सब सम अप होके आपको नेक्स्ट सेशन में ही क्वेरीज मिलेंगी। तो आज के विशिष्ट अतिथि, जैसा कि मैम ने पहले भी इंट्रोडक्शन दिया था, उनका मैं फिर से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मोनालिसा सैनी जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनका ऑलमोस्ट 9 इयर्स का वर्क
as reporter and special correspondent in print media and 4 years as TV journalist as reporter and special correspondent. She is also associated with News India TV and Rajya Sabha TV and presently freelancing journalist and published number of articles in many newspapers and magazines. और जो सबसे मेन इंट्रोडक्शन मैम का आएगी, ऑब्वियसली आयुर्वेद की प्रेमी है, तो ऑब्वियसली ओवर टू यू मोनालिसा मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स. मैम अनम्यूट कर लीजिए. क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी जी मैम. थैंक यू हाँ सो जी मैम, आ रही है मच आवाज. दीक्षा जी. और मैं अगर अपनी बात शुरू करूं तो सबसे पहले तो मैं आज के आपको एक बताना चाहती हूँ कि जब मैंने मेरे ब्रदर को ये बताया कि आज मुझे इस पद के लिए आज यहाँ पे बुलाया है मैम ने, तो मैं आज कुछ ऐसा बोलना चाहती थी जिसमें मैं आयुर्वेद के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकूं. क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है. हाँ जी जी. नमन धन्वंतरी देव को दिया आयुर्वेद वरदान, आयुर्वेद में निहित है जन जन का कल्याण. ये बात मैं आज बहुत अपनी जितनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकूं आयुर्वेद के लिए, डॉक्टर हेतल मैडम के लिए, डॉक्टर बलदेव जी सर के लिए, डॉक्टर दीक्षा मैम के लिए और विरल सर के लिए, जितने भी आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं जो आज भगवान के रूप में हैं, मैं सभी को नमन करती हूँ. और जो भी हमारे वेद रचे गए हैं जो आयुर्वेद से संबंधित है, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ. और मैं आज यहाँ पे जो मुझे बोलने का मौका दिया है मैम ने, इसके लिए अगर मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ तक खत्म करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा. इतना कुछ है बोलने को, इतनी कृतज्ञता मेरे मन में है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं सच में नहीं समझ पा रही हूँ. लेकिन मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगी कि मैंने अभी तक इस व्याख्यान माला का जो आज 272वां लेक्चर है, इस जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने कुछ नहीं बोला. तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ. और सबसे जो मैं आज इसमें गीता मैम और विरल सर भी, मैं आप दोनों के भी बहुत से मैंने लेक्चर सुने हैं जो, और विरल सर से मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि उनके लेक्चर में जो एक बात थी कि जो नाक में दूध और अदरक का रस डालना था, जो कोरोना पॉजिटिव के लिए उन्होंने बताया था, वो मैंने बहुत से जो पेशेंट थे कोरोना के उनको बताया था और सर का लेक्चर भी बताया था उनको, और उससे बहुत लोगों ने लाभ लिया है. शायद मैं अगर जो ये लेक्चर सुनने लगी हूँ मैम के, और इसके लिए तो मैं सबसे पहले मैम आपका इस बात पे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इसमें जुड़ने का मौका मिला है. आप लोगों को मैं कैसे समझा पाऊं कि आप लोगों के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द उस मोती के समान है जो हंस चुगना चाहता है. ये ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी दिन थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ या मिस कर देती हूँ तो मुझे ये लगने लगता है कि ये हुआ क्या, कैसे हो गया. मुझे कहीं भी अगर आपके और भी जैसे मैम के लेक्चर्स होते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं. और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि जो बीएमएस के स्टूडेंट हैं वो कितने भाग्यशाली हैं कि आप जैसे गुरु उनको मिल रहे हैं और वो इतना कुछ सीखने को उनको मौका मिल रहा है. और इसमें मैं खुद को इस और भी भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे कुछ भी किए बिना इतना कुछ सुनने का मौका मिल रहा है, इतना समझने का मौका मिल रहा है. जहाँ पे मैंने एग्जाम नहीं दिया, कुछ ऐसा कुछ बहुत, मैं जितना आप लोगों की जर्नी रही है वैसी नहीं रही, फिर भी मुझे इतना कुछ जानने का आयुर्वेद से मौका मिल रहा है. और मैं एक परिचय अपना और ये देना चाहूंगी कि मैं आयुर्वेद की प्रेमी से ज्यादा अब शिष्या के रूप में रहना पसंद कर रही हूँ कि मुझे हर दिन कुछ सीखने को मिल रहा है. हर दिन मेरी दिनचर्या आयुर्वेद से जुड़ी हुई है, ये मुझे अब एहसास हुआ है जब मैंने आयुर्वेद को देखा, जाना. इससे पहले पता ही नहीं था कब दिन हो रहा है, सूर्य है तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खाए, उसका क्या कुछ हमारे शरीर में इफेक्ट है, नहीं खाना चाहिए.
ऐसी बहुत सी बातें थी जिससे समाज आज अनजान है, और मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूँ कि मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन मैं अपना पुनर्जन्म मानती हूँ 26 जनवरी 2018 से, जब मुझे आयुर्वेद से जुड़ने का पूरी तरह से मौका मिला। वो एक बात कहते हैं ना कि वेंटिलेटर पे पड़े हुए इंसान को ही आंख खुलने की कीमत पता लगती है, कि ऐसे हम अपनी आंखें खोलते हैं, अपने शरीर को यूज करते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि कुदरत ने हमें कितना बड़ा वरदान दे रखा है कि हमारा शरीर इतना अच्छा है। लेकिन जब उस हालत में पहुंच जाता है, तब आंख खुलने में भी सभी परिजन इतने खुश होते हैं कि वेंटिलेटर पे पड़े हुए इंसान की आंख खुल गई, उस परिजन के, तो सब कितना खुश होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, और ऐसे ही मैं आयुर्वेद से मैम के और सर के द्वारा जुड़ी, और मुझे आयुर्वेद सिर्फ शरीर को ठीक करने का ही नहीं, मुझे बाकी चीजें जो गहराई से जानने का मौका मिल रहा है, ये सिर्फ आयुर्वेद के डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक बात देखी है कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स में प्रज्ञा होती है, मूल भावना मैत्री और विश्व कल्याण की होती है, जबकि जो दूसरी पैथी जो चल रही है उनमें हमेशा मूल भावना लाभ की होती है। यहाँ मैंने कभी आयुर्वेद में डॉक्टर्स के लाभ की भावना नहीं देखी, और यही वजह है कि आयुर्वेद आज लोगों तक इतने अच्छे से वापस उस जो पैथी हमारी खो चुकी थी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और एक बात मैम ने बहुत बार अपने लेक्चर में कही है कि जब हम लाभ और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर ही इस जो ये आयुर्वेद है इसमें हम चिकित्सा कर पाएंगे। मैं आपको ये बात बताती हूँ कि मेरा जो एक वक्त था जिसमें 17 साल मैं भटकती रही, और जिस हालात में मैं थी उस वक्त मेरे परिवार वालों ने मुझे ये कहा कि तेरा इलाज अब तभी हो सकता है जब तुझे कोई साफ मन के डॉक्टर मिलेंगे। तो ये जो बात थी ये वही थी जो आपने कही। ये बहुत गहराई वाली चीजें हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। आपकी हर एक शब्द जो आप बताते हैं उनमें कितनी गहराई छुपी है ये मैं बहुत अच्छे से जान सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने शरीर को इतने लंबे टाइम खराब किया था, और उसमें एक एक चीज मुझे इतनी हैरानी होती है कि जिस दर्द के लिए मुझे इतने इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे बेहोशी के, और वहां पे आयुर्वेद में मुझे मैम और सर के गाइडेंस में मुझे जब मिल जाता था कि आपको चंदन का पानी पीजिए, और मैं ठीक हो जाती थी। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको देखकर मैंने आयुर्वेद को सीखा, और मैं इस बात के लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगी मैम कि आप और आयुर्वेद और सर और ये इतने जो लेक्चर्स जो मैंने सुने हैं, आप सभी मेरी जिंदगी में आए हैं। मैं जितना कृतज्ञ हो सकूं वो कम है, और इसीलिए मैंने एक संकल्प भी ले रखा है कि जब भी मैं लेक्चर सुनती हूँ आपके, उसके बाद उससे रिलेटेड किसी न किसी पर्सन को ढूंढूं और मैं बताऊं कि इसमें ऐसा भी होता है, और मैं इस जो मेरा ये प्रण है इसमें सफल भी हो जाती हूँ। कहीं ना कहीं बातचीत करने पे फोन पे या ऐसा मुझे जो आसपास के एरिया में लोग मिल ही जाते हैं जिसमें भटक रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैम यही है कि मैंने एक बात बहुत बार खुद ने भी महसूस की है कि आयुर्वेद में जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहां पे अगर मैंने किन्हीं लोगों को जोड़ा भी है तो एक डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती दिखती है कि पेशेंट ठीक हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भटकाव सा आने लगता है उनके मन में, क्योंकि समाज में ऐसे उनको भटकाने वाले लोग काफी होते हैं। वो उस कृतज्ञता में प्रॉपर नहीं आ पाते, और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती है कि जब डॉक्टर्स को अपनी ऊर्जा इस बात पे भी लगानी पड़ती है कि आप बहुत सही रास्ते पे हैं, और उनको दोनों का जो फर्क है वो महसूस करवाना होता है। इस बात से मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मुझे ये लगा कि इस तकलीफ को अगर मुझे हो रही है तो क्यों ना मैं इसमें जुड़ जाऊं कि मैं किसी को विश्वास दिला सकूं। तो इसी तरह से मैंने अपने कुछ इस तरह से अपने कुछ पॉइंट सेट कर रखे हैं कि अगर कोई आयुर्वेद से ट्रीटमेंट ले रहा है तो मैं उनकी किसी न किसी तरह से उन पे फोन पे बात करके कुछ इस तरह से काउंसलिंग करती हूँ कि उनके दिमाग को और पढ़ सकूं और उनमें और विश्वास जगा सकूं। और इसका मुझे काफी बार ऐसा हुआ भी कि ठीक है एक पैथी है जिनको बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं तो उसमें भटक जाते, दिमाग में एक आने लगती है, लेकिन उसका प्रभाव वापस जब उनको उसका डबल रिजल्ट मिलता है तब वो और कृतज्ञ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों में कृतज्ञता नहीं आ रही, बहुत आ रही है आयुर्वेद के लिए।
और जहां पे आ रही है वो इतनी दृढ़ता के साथ आ रही है कि वो आगे 10 लोग जोड़ेंगे ही। जो आपका आयुर्वेद को जो फर्स्ट चॉइस बनाने का जो संकल्प है, मैं आपको एज ए व्यूवर समाज का, उसमें आपको मैं आज ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो दिन अब दूर नहीं है जहां पे आयुर्वेद फर्स्ट चॉइस होगा, क्योंकि समाज बदल रहा है, लोगों में वापस वो भावनाएं जग रही है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। एक वक्त था जब मैं खुद भी पूर्णिमा के जो स्नान होते हैं, ये शरद पूर्णिमा पे खीर खाना और ये स्नान जो सरोवर में होता है, मुझे लगता था ये ऐसा ही अंधविश्वास है। लेकिन जब मुझे इसमें ये पता लगा कि ये सूर्य की उस जो चंद्रमा की जो किरणें हैं, उस पानी में कितनी शीतलता देती है, वो कितनी पावर देती है, उसके नहाने से क्या लाभ होता है, तब मैं ये 10 चीजें, अब मुझे खुद को लगता है कि मैं किस दुनिया में जी रही थी। मैं इसी समाज का हिस्सा थी, इस समाज ने हमें इतना कुछ दिया है जिसे हम अंधविश्वास समझ कर भूल रहे थे। अब मैंने एक चीज अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चय ही कर लिया कि हमारी संस्कृति में जो हमारे जो त्योहार और जो जिस तरह की परंपराएं थी, वो हमारे स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई है और वो आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। और इस चीज का भी मुझे ये आयुर्वेद से जुड़ी है ये भी समझने का आप डॉक्टर से ही सभी से मुझे मौका मिला है। विरल सर ने अपने जो एक लेक्चर में बताया था कि किस तरह से अपने मन को इनमें शुद्ध रखा जा सकता है। डॉक्टर बलदेव जी सर ने भी कई बार इस तरह का जिक्र किया, आपने बताया। उन चीजों से मुझे इतना ज्ञान मिला है और मुझे ये लगता है कि जिस दिन हम समाज में ये हर तबके में ये ज्ञान पहुंचाने को जब हम पूरी तरह से एकदम उसमें जिस तरह अभी लगे हुए हैं, हम पूरे सफल हो जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपका जो प्रण है, जो संकल्प है सभी का, वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जो बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। वो नहीं, शायद हो सकता है वो जानते ही नहीं हो कि हम किस भाग्य के साथ इस धरती पे जन्म लिया है, इस भारत की धरती पे जन्म लिया है हमने। और जिस पैथी में वो जा रहे हैं वो तो सोने के चम्मच से भी बढ़ के है। अगर हम उस चीज को समझ, जो भी स्टूडेंट्स, मुझे कई बार लगता है कि शायद उनको लगता होगा ऐसा कि जो एलोपैथिक में या दूसरी पैथीज में जिस तरह का एक उनके लिए जो समाज में व्यवहार होता है, मैं ये दावे के साथ कहती हूँ मैडम कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप सभी के लिए हम पूरा समाज दिल खोल के पूरे बहुत अच्छे स्वागत के लिए हम आपके लिए तैयार हैं कि आप लोगों ने हमारे समाज को इतना संभाल रखा है। और गीता मैडम से तो मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनका जिस तरह से इस लेक्चर में उपस्थिति होती है और हेतल मैडम और बलदेव जी सर का जिस तरह से मनोबल बढ़ता है हर बार उनकी उपस्थिति से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहली बार उनको मैम के लेक्चर में देखा था तो उनके मैडम के लिए मैंने पूछा, तो मैम ने जब उनका परिचय दिया, मैंने उसी टाइम फेसबुक पे उनको रिक्वेस्ट डाली और उसी दिन से फॉलो कर रही हूँ कि ऐसे दृढ़ पर्सन हैं जो यहाँ पे आज उपस्थित हैं और मुझे किसी भी माध्यम से उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर डॉक्टर दीक्षा जी, आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करती हैं। एक दिन मैडम से मैंने आपके लिए पूछा भी तो आपके बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर बलदेव जी सर, आपका विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ मैं भी कि आप इतनी व्यस्तता के बावजूद भी कभी कभी लेक्चर में नहीं आ पाते, लेकिन मोस्टली आप होते ही हैं और हम सभी को आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी लेक्चर्स हैं मैम, सभी मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ और आगे से आगे कहीं ना कहीं उनको जरूर ट्रांसफर करती हूँ कि पता लगे। सबसे बड़ी बात आज क्या है, अगर मैं आयुर्वेद के लिए आज लोगों में क्यों नहीं पहुंचा, इसकी कमी क्या है, कहाँ कमी है, ये बताऊं। तो जैसे मुझे नहीं पता था इस इतने अच्छे समाज में होते हुए भी कि आयुर्वेद में एलोपैथी का भी डिपार्टमेंट है, और जबकि मैं जर्नलिस्ट थी। अब आप सोचिए कि मैं जर्नलिस्ट होते हुए भी और इतना कुछ कवर करते हुए भी, मेडिकल बीट भी मैंने कवर की है, लेकिन मैं कभी एनआईए नहीं गई। अब ये बात कितनी बुरी थी कि मैं 10 बार मैंने यहाँ के सभी बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे हैं स्टोरीज के लिए, लेकिन हम उसी समाज में वो जगह भूल रहे हैं जो हमारी जड़ें हैं। तो कहीं ना कहीं भटकाव में हम सभी हैं और मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं इस भटकाव को वापस सही दिशा में आप लोगों की तरह लाने में अगर कुछ भी सहयोग दे पाऊं
तो शायद मेरी जिंदगी, जो मुझे जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, ये सफल हो पाए। और जिस तरह से मैंने एक चीज और भी नोट की है कि जैसे आंगनबाड़ी और ये जो आंगनबाड़ी हुआ और ये होता है एक और मतलब जो आशा वर्कर, आशा वर्कर, यहाँ पे ये सभी जिस तरह से टैबलेट्स देती हैं, जो घर घर जाती हैं, तो यहाँ पे भी आयुर्वेद हो तो हर उस निचले तबके तक उनका जाना होता है। समाज के हर जगह पे आयुर्वेद पहुंचेगा। और इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से जो भी कोशिश हो सकी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भी सरकार के उस हिस्से तक अपनी बात पहुंचा पाऊं कि ऐसा कुछ भी हो। और आप जैसे लोगों ने जब आयुर्वेद संभाल रखा है तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब चरक जी भी ऊपर से सुश्रुत जी भी बैठे यही कहेंगे कि हम जो चाह रहे थे वो इतना हो गया है। और वो वक्त दूर नहीं है मैम, जब हम सभी एक साथ आयुर्वेद के लिए गुणगान करेंगे, इसकी कीमत समझेंगे। और मैं इस बात के लिए आज आदरणीय श्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आयुर्वेद को इतना बढ़ाने में इतना मौका दिया है। और सर्जरी को जिस तरह से उन्होंने इसके लिए रास्ते खोले, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात को बहुत बार अपने घर पे ही डिस्कस करती थी, और जिस दिन ये मैंने खबर पड़ी उससे शायद करीब 10-12 घंटे ही मेरी घर पे ये बात हो रही थी। किसी का ऑपरेशन हुआ और उनकी जिस हालत में उनको करके छोड़ा है, तो मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा था कि ऐसा क्यों नहीं है आयुर्वेद में। और मैं इसी बारे में डिस्कस कर रही थी कि अगर ऐसा आयुर्वेद में भी अगर ऑपरेशन की अगर दे दी जाए छूट तो कितना अच्छा हो, जीवन सफल हो जाए, पूरे भारत का कल्याण हो जाए। आज हर घर में जो पेशेंट बन रहे हैं वो कम से कम इस दूरी से, इस मुक्ति, इन चीजों से उन्हें मुक्ति मिल जाए। और पता नहीं क्या था, कुछ फ्रीक्वेंसी ही ऐसी थी कि उसी दिन मुझे वो रात को खबर पढ़ने को मिली। तो मेरी जो उस वक्त जो खुशी थी उसका कोई ठिकाना नहीं था। और मैंने ये सोचा कि भगवान ना, जब मैं इस बारे में डिस्कस कर रही थी तब मैं यही सोच रही थी कि भगवान ना करे मुझे ऐसे किसी भी आगे जिंदगी में ऐसा कोई मौका हो कि मुझे ऑपरेशन तक के लिए भी जाना पड़े। लेकिन जिंदगी है, क्या पता कभी ऐसा मौका आए। लेकिन ऐसा कुछ हो तो मैं मैडम से, सर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से ऐसा ही कुछ पूछूंगी कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है आयुर्वेद में। उससे पहले ही पता लगा कि इतना कुछ मिल गया है। तो भगवान के अगर देर है, वो अंधेर नहीं वाली बात ही है कि जरूर सारी चीजें हो रही हैं। भले ही इतना वक्त लगा है, लेकिन कई बार वक्त लगने के बाद भी हम बहुत अच्छे से उभर के साथ इकट्ठे आते हैं। वही आयुर्वेद के साथ होने वाला है। और अगर बहुत कुछ, अगर हम समाज में ये जो आजकल जिस तरह से एक जिसको हम ये मानते हैं कि यही नारीवाद है, और जिसे हम मॉडर्न, जिस तरह से एक मॉडर्न जो दुनिया होती जा रही है, नारीवाद मुझे लगता है कि आज तब सक्सेस होगा जब हर नारी आयुर्वेद को समझने लगेगी। आयुर्वेद को जब समझ जाएगी तो वो अपने सिर में सिंदूर लगाने का भी समझ जाएगी कि इसका भी कितना महत्व है। अगर वो गले में मंगलसूत्र पहन रही है, अपने पायल पहन रही है, उनके पीछे के लॉजिक क्या है, कौन सी उनकी पैर के पॉइंट्स दब रहे हैं, एक एक चीज जब समझने लगेगी तो वो भारत दूर नहीं है। जिस दिन वापस ये जो जितना कल्चर बिगड़ा है वापस वापस आएगा, और वो इतने अच्छे से आएगा कि इस बार वो लॉजिक के साथ समझ पाएंगे। मुझे ये लगता है कि हमने सबसे बड़ी, हमारी जो बुद्धि विकसित हम जिसे मानते हैं, हम तर्क में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। हमें ये लगता है कि हम कहाँ पे, हमें हर बात के तर्क करने लगते हैं हम। तो उससे ये हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं ज्यादा भटकाव में आ रहे हैं। हर डॉक्टर के पास उतना वक्त नहीं होता कि वो बता पाते। जो एलोपैथ वाले, वो तो जो ये दूसरी पैथीज के, वो ये सब नहीं जान पा रहे थे, और वही चीजें हमारे समाज में डेवलप होती गई। लेकिन जब मैंने आयुर्वेद के लेक्चर सुने, जब मुझे ये चीजें समझने को मिल रही है, तब मुझे हर एक चीज का पता लग रहा है कि हवन सामग्री में भी जो चीजें डाली जाती है वो भी दवाइयां हैं। और उसकी जो राख होती है वो अगर सिर पे लगा लेते हैं तो वो भी कितनी ऊर्जा देती है। ये एक एक चीज हमें अब समझने को मिल रही है। और इसके लिए मैं पहले तो सबसे मुझे यही लगता है कि वो जो दिन था कि जिस दिन मैं आयुर्वेद से जुड़ गई, शायद वो दिन मुझे अपने जीवन का सेलिब्रेट ही करना चाहिए। और मुझे हर जो 26 जनवरी आती है
तब मुझे ये लगता है कि भारत को तो कुछ विशेष दिया ही था 26 जनवरी ने, आज मुझ पे भी इतना एहसान कर दिया, और ये तारीख निश्चित ही बहुत अच्छी लगी अब मुझे। और मैम आपका मैं जितना धन्यवाद करूं बहुत कम है। मेरे पास इतना कुछ अभी बोलने को है कि मैं अगर इतनी कृतज्ञ हूं मन में, शायद कोई सीमा नहीं रहेगी जब मैं बोलने, जितना बोलूं बोल सकती हूँ, लेकिन समय की सीमा मुझे लगता है कि 5:40 तो हो गए हैं, तो मुझे अब यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। और बलदेव जी सर और विरल जी सर, आज बघेल जी सर नहीं दिख रहे हैं, कई नाम है जो मैं हमेशा गौर करती रहती हूँ, जिनको सुना है, लेकिन आज कोई बात नहीं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ कि आपने मुझे इतना कुछ दिया है और समाज को दे रही हैं, और हम भारत की धरती पे हैं, इसके लिए बहुत बहुत हम सभी कृतज्ञ हैं कि हम इस धरती से जुड़े। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता है आज जो सभी को पता है कि विश्वव्यापी स्ट्राइक चल रही है IMA वर्सेस आयुर्वेद, तो वो स्ट्राइक 6 to 6 थी, वो खत्म होने से पहले मुझे लग रहा है हमें विक्ट्री मिल चुकी है। बिल्कुल। तो